नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात आज इस बात को लेकर जरूर होगी कि प्रधानमंत्री का दर्द अब क्यों छलका, और छलका तो फिर शिवसेना उस पर क्यों भड़की। और इन सब के बीच कश्मीर के भीतर कुछ नए चेहरे ऐसे जो आतंकवाद की दस्तक के साथ बिल्कुल शहरी मिजाज में हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे दरअसल सुभाष चंद्र बोस से। 1897 जी 97 उस वक्त जन्म हुआ था। 1920 से 1940 तक कांग्रेस में रहे, फिर कांग्रेस बटी, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया और 1945 अगस्त का महीना कहा गया कि ताइपाई में उनकी मौत हो गई। लेकिन एक ऐसी बहस इस देश में चलती रही, कितनी किताबें लिखी गई, आपको जानकर हैरत होगी। इस दौर में 220 किताबें लिखी गई अलग अलग भाषाओं में सुभाष चंद्र बोस को लेकर, लेकिन फाइलें आज तक नहीं खुल पाई। कहा गया बहुत ही संवेदनशील मसला है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जी नहीं, देश से बड़ा कुछ नहीं, और इतिहास बनाने के लिए इतिहास के पन्नों को खोलना चाहिए। तो पहली रिपोर्ट आज इसी पर। सुभाष चंद्र बोस की यादें 7 RCR यानी प्रधानमंत्री के घर के आंगन में कुछ इस तरीके से खुलेगी, यह कभी किसी ने सोचा ना होगा। लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर सुभाष चंद्र बोस का समूचा कुनबा ही जुटा। और इस तस्वीर में नेताजी के परिवार के सबसे बुजुर्ग महिला शीला सेन गुप्ता, परपोते अभिजीत रॉय, भतीजे अर्धेंदु बोस और भतीजी चित्रा घोष समेत 36 लोग सुभाष चंद्र बोस के परिवार के हैं। और प्रधानमंत्री ने हर की सुनी। परिवार के हर सदस्य ने अपनी बात कही और फिर पीएम ने तय किया कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में देश को हर वो जानकारी जानने का हक है जो अभी तक फाइलों में कैद है। बाकायदा ट्वीट कर पीएम ने कहा, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत नहीं है। जो देश अपने इतिहास को भूल जाते हैं उनमें इतिहास बनाने की ताकत भी खत्म हो जाती है। और फिर तय यही हुआ कि 23 जनवरी से बीते 70 बरस के दौर का हर अनकहा हिस्सा देश के सामने सार्वजनिक होगा। यानी हर फाइल, हर दस्तावेज आवाम के सामने। और सिर्फ देश की फाइल ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में जहां भी जिसके पास सुभाष चंद्र बोस से जुड़े दस्तावेज होंगे उन्हें अब भारत सरकार समेटेगी। अरे बहुत 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 वी आर सो हैप्पी, वी आर फीलिंग सो हैप्पी, वी आर सो रिलीव्ड। दिसंबर महीना में उन रशिया जाना है, वो जो चिट्ठी लिखना है उन लिखेंगे। और इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री दिसंबर में अपनी रूस यात्रा के दौरान करेंगे। यात्रा के वक्त रूस से सुभाष चंद्र बोस से जुड़े दस्तावेजों की मांग की जाएगी। यानी जो बीते 70 बरस में ना हो पाया उसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक निर्णय से कर दिखाया। It's a victory day for the family and the entire nation. आज के लिए हम लोग सब वेट कर रहे थे for several decades and this is the first time this has happened. हम लोग बहुत खुश हैं। और सच यही है कि बीते 70 बरस में कोई भी सरकार नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। सरकारें यही कहती रही, इन फाइलों में बेहद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर इन फाइलों को सार्वजनिक किया जाता है तो भारत के कुछ देशों से रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। तो इस पर बोस परिवार ने आज कहा कि सरकार ये तो बताए कि रिश्ते क्यों खराब होंगे। सरकार देश के लोगों के सामने सच्चाई लाना चाहती है या फिर दूसरे देशों को खुश रखना चाहती है। यानी अब फाइलें खुलेंगी तो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हर सच सामने भी आएगा, मौत से जुड़ा सस्पेंस भी। हो सकता है इसके बाद एक सवाल इस देश के भीतर यह भी उठे कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत किस रूप में ताशकंद में हुई, उसकी फाइलें भी खुलनी चाहिए। लेकिन वो दूर की बात है। उससे पहले कितनी फाइलें खुलनी है, कितनी फाइलें हैं देश के पास, आइए उसका कच्चा चिट्ठा आपको दिखा दें। बंगाल सरकार के पास 55 फाइल, 9 फाइल आईबी के पास थी और 64 फाइल सार्वजनिक बंगाल में कर दी गई कोलकाता में। 130 फाइलें केंद्र के पास हैं जो क्लासिफाइड है और पीएमओ के पास 37 सीक्रेट फाइल है। ये सभी फाइल खोलने का सिलसिला 23 जनवरी, क्योंकि इसी दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो चलिए एक ऐसा अध्याय की शुरुआत इस देश के भीतर हो रही है जिसमें वाकई इतिहास रचने वाले अगर इतिहास के पन्नों में दस्तावेज के जरिए सीक्रेट फाइल कह के गुम हो जाए तो शायद इस देश के साथ न्याय होता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक कदम इस दिशा में देश का बढ़वाया है, शायद यह बेहतरीन काम है। लेकिन इसके बाद एक दूसरा सवाल इसलिए क्या प्रधानमंत्री मोदी
गुजरात से दिल्ली पहुंचे तो उनकी छवि बदल गई, या छवि बदलने का प्रयास शुरू हुआ, या फिर इस देश के सामने लगा ऐसा एक विकास पुरुष है। दरअसल जो भी कहिए, जो चीजें गढ़ी जा रही थी उन सब के बीच शिवसेना ने आज एक पत्थर तो उछाल ही दिया। गुजरात की इन काली यादों से बहुत आगे नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। इन तस्वीरों की जीवंतता के वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, आज नरेंद्र मोदी पीएम है। अब सवाल हिंदुत्व का नारा लगाने का नहीं है, बल्कि विकास की अनूठी लकीर खींचने का है। इसीलिए विकास पुरुष के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नाम चेहरा जुड़ चुका है और दुनिया में हर जगह मोदी विकास पुरुष के तौर पर ही देखे जा रहे हैं। Prime Minister Modi, it's an honor to welcome you to Facebook. अब दुनिया में आपके विकास की नई क्षितिज को छूने का एक अवसर आप ले लीजिए। लेकिन विकास की चकाचौंध की पहचान से दूर अगर मोदी सरकार के साथ खड़ी शिवसेना ही नरेंद्र मोदी की पहचान दोबारा गोधरा और अहमदाबाद से जोड़े तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि खुद प्रधानमंत्री के लिए भी यह मुश्किल सबब हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी की इस देश में और विश्व में जो पहचान हुई है वो पहचान है गोधरा और अहमदाबाद की वजह से। एक कठोर नेता, हिंदुत्ववादी, राष्ट्रभक्त नेता, ये उनकी पहचान है और हम उसी पहचान के ऊपर उनका जो नेतृत्व है शिवसेना ने हमेशा प्यार किया है। बाला साहब ने भी उनको आशीर्वाद दिया था उसकी वजह से। तो ये सब विचार जो है पाकिस्तान को रोकने का, पाकिस्तान में घुसने का, पाकिस्तान के संघर्ष करने का, ये विचार भी नरेंद्र मोदी जी ने ही अपने कार्यकाल में, अपने प्रचारों में जनता को, देश को ये विचार दिया है। तो सवाल है, क्या शिवसेना नरेंद्र मोदी की अतीत की पहचान के साथ ही जुड़ी है या अतीत की पहचान को जानबूझकर उभार रही है? क्योंकि एक वक्त पाकिस्तान को लेकर नरेंद्र मोदी के बोल भी तीखे हुआ करते थे। प्रधानमंत्री जी, आप नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हो, आप और कुछ ला पाओ या न ले पाओ, लेकिन मेरे सेना के जवानों के सर काट करके ले गए हैं, उन सर को वापस लेकर के आना। तो शिवसेना ने कभी इस बोल को सुना था, शायद इसीलिए अब वो नाखुश है कि पीएम ने गुलाम अली के शो के रद्द होने को इतना अफसोसजनक क्यों मान लिया। क्योंकि इससे पहले तो कभी बीजेपी ने पाकिस्तान को लेकर उनके रुख का विरोध नहीं किया। गुलाम अली और खुर्शीद महमूद कसूरी दोनों को शिवसेना ने विरोध किया। मुझे लगता है उसमें कोई गलत नहीं है। पाकिस्तान को विरोध करना हमारे देश में, ये इस देश के सभी, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो या जनता हो, सबका काम है। ये राष्ट्रभक्ति का काम महाराष्ट्र में शिवसेना ने किया है। ये कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है। हालांकि शिवसेना अब कैसे भी नरेंद्र मोदी को याद कर ले, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष ने पाकिस्तान को लेकर शिवसेना की सोच से खुद को पूरी तरह अलग कर ही लिया। शिवसेना का शुरू से एक स्टैंड है पाकिस्तान के बारे में। हम इसका समर्थन कभी नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी समर्थन नहीं किया, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो क्या वाकई बीजेपी अपने अतीत की पहचान को पूरी तरह खत्म करने को तैयार है, या फिर शिवसेना जानबूझकर अतीत के उन्हीं सवालों को बीजेपी के सामने लाकर खड़ा करना चाहती है, जिससे बीजेपी यह न सोचे कि शिवसेना बदल गई, बल्कि वोटर यह सोचे कि बीजेपी बदल गई और उन सब के बाद बीजेपी की राजनीतिक जमीन पर शिवसेना कब्जा कर सके। तो महाराष्ट्र की सियासत को खंगालिएगा तो यह सब कुछ इतना आसान नहीं है कि गोधरा और अहमदाबाद का जिक्र यूं ही किया गया। दरअसल बाला साहब से मुलाकात जब मोदी की हुई थी उसका जिक्र भी अब कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि एक वो दौर था, एक ये दौर है। उस दौर में बड़ा प्रेम हुआ करता था और उद्धव ठाकरे तो यह कहने से नहीं चुके कि दरअसल जिस वक्त नरेंद्र मोदी की सीएम की कुर्सी पर खतरा था, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने बाला साहब से ही पूछा था उन्हें हटाया जाए या ना उठाया जाए। तो इस पर बाला साहब ने कहा था अगर हटा दीजिएगा तो फिर गुजरात भी हाथ से निकल जाएगा। तो ये स्थिति अगर शिवसेना के भीतर है तो इस सियासत का मतलब क्या है जहां बीजेपी खुद को अलग कर रही है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जो दिखाई दे रहा है वो आधा सच है, यानी गुलाम अली और सुधींद्र कुलकर्णी को लेकर जो शिवसेना ने किया
उसने गवर्नेंस के स्तर पर बीजेपी के मुख्यमंत्री की फजीयत तो कर ही थी, लेकिन सवाल सिर्फ फजीयत होने के बाद फडणवीस के गुस्से में आने का नहीं है। सवाल है कि अगर ये सिर्फ राज्य का ही मामला है तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तक क्यों कूदे? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ने इसका समर्थन नहीं किया, दोनों ने समर्थन नहीं किया। तो शिवसेना को लेकर अमित शाह की इस नाराजगी ने दोबारा महाराष्ट्र चुनाव से पहले वाले हालात एक बार फिर सतह पर ला दिए हैं, जब अमित शाह शिवसेना के साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे और प्रधानमंत्री मोदी शिवसेना को हफ्ता वसूली पार्टी कहकर खारिज करने से चूक नहीं रहे थे। ऐसे राजनेता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है क्या, जो आपके मकान खाली करवाने के लिए गुंडे घर आ जाते हो। लेकिन वो और दौर था, अब और दौर है। दोनों एक साथ खड़े हैं, लेकिन शिवसेना ये भूल नहीं पा रही है कि इस दौर में लगातार उसे जिल्लत का सामना ही करना पड़ा, क्योंकि जो भी नियम कायदे महाराष्ट्र की राजनीति में आगे बढ़े उसमें पवार कहीं ज्यादा हावी हो गए, शिवसेना पिछड़ती चली गई। और वजह भी यही है कि महज एक गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द होने को लेकर अगर प्रधानमंत्री ने अफसोस जताया तो शिवसेना ये कहकर विरोध नहीं कर रही, बल्कि यह भी याद करा रही है दरअसल जो पहचान नरेंद्र मोदी की थी, बाला साहब ठाकरे ने उन्हें आशीर्वाद उसी पहचान को लेकर दिया था और शिवसेना इसीलिए उनके साथ खड़ी है। जो वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है ये देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, ये हमारे प्रिय नरेंद्र भाई जी का वक्तव्य नहीं है। नरेंद्र भाई अगर बोलते तो उनकी भाषा अलग होती और जो हम बोल रहे हैं वही उनके दिल में है। लेकिन सवाल है कि टकराव का ये रास्ता जाता किधर है, क्योंकि शिवसेना साथ रहे इसकी पैरवी संघ परिवार करता रहा है और इस वक्त भी कर रहा है, जबकि मोदी के लिए राजनीतिक धारा को उलटकर एनसीपी यानी शरद पवार शिवसेना से बेहतर है। लेकिन तब बीजेपी की महाराष्ट्र में फजीयत होगी और संघ परिवार इसकी इजाजत देगा नहीं कि वो पवार के साथ खड़े हो। यानी बीजेपी अपने ही बनाए चक्रव्यूह में जा फंसी है, क्योंकि शिवसेना को रोकने के चक्कर में पवार की राजनीति की वह मोहताज हो चली और अब सत्ता में रहते हुए शिवसेना ही गड्ढे खोद रही है, तो मोदी हो या अमित शाह नाराजगी दिखाने के अलावे वह कुछ कर नहीं सकते। शिवसेना इसे बाखूबी समझ रही है। यह सवाल शरद पवार से भी पूछा गया, जनाब ये माजरा है क्या, शिवसेना और बीजेपी टकरा क्यों रही है? मुझे लगता है कि मेरी वो हुकूमत छोड़ेगी। पहले मुझे लगता था कि कई लोग बहुत आत्मविश्वास, आत्मसम्मान इसकी बात बार बार करते थे और बाला साहब की मुझे याद थी, और बाला साहब जब ऐसी बात कहते थे तो इस तरह से कदम उठाते थे। मगर आज की परिस्थिति और बाला साहब की जो दिन थे वहाँ की स्थिति में फर्क लगता है, और आज कोई छोड़ेगा ऐसे नहीं लगता। बात करेंगे, गाली गलौज हो जाएगी, मगर साथ साथ बैठेंगे और हुकूमत चलाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से आगे निकलकर देश के सामाजिक आर्थिक हालात को समझने की कोशिश कीजिए तो प्रधानमंत्री ने एक बंगला अखबार को इंटरव्यू देते वक्त सांप्रदायिकता शब्द का इस्तेमाल विपक्ष के ऊपर चस्पा क्यों किया, यह भी रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी भी दुखी हैं, जो धारवाड़ में हुआ, जो दादरी में हुआ, जो मुंबई में हुआ। बंगला अखबार को दिए इंटरव्यू में मोदी ने इन घटनाओं से पल्ला झाड़ा और विपक्ष पर ही सांप्रदायिक राजनीति का आरोप मढ़ा। तो सवाल है इन घटनाओं को लेकर मोदी सरकार निशाने पर क्यों आ गई और नरेंद्र मोदी को यह क्यों कहना पड़ा कि केंद्र सरकार की कोई भूमिका है ही नहीं। कलबुर्गी की हत्या कर्नाटक में हुई जहां कांग्रेस की सरकार है, अखलाक की हत्या यूपी में हुई जहां समाजवादी पार्टी की सरकार है, गुलाम अली और कसूरी के कार्यक्रम का विरोध शिवसेना ने किया जो बीजेपी के साथ सत्ता में है। तो चारों घटनाएं 3 अलग अलग राज्यों में हुई और सारे मुद्दे कानून व्यवस्था से जुड़े हैं, तो इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका हो कैसे सकती है। लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था काम न करे तो केंद्र सरकार राज्यपाल के जरिए हालात को परखती भी है और राज्य को नोटिस थमाकर चिताती भी है। ध्यान दे तो इन तीनों राज्यों की इन तीनों घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को चिताया नहीं और सभी घटनाओं के तार कट्टर हिंदुत्व या कट्टर राष्ट्रवाद से जा जुड़े। तो भी इसमें मोदी सरकार की कोई भूमिका क्यों होनी चाहिए। कलबुर्गी ने जून 2014 में अंधविश्वास के खिलाफ बेंगलुरु में हुए सेमिनार में हिंदुओं की मूर्ति पूजा को लेकर सवाल उठाए, जिसका विरोध विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू सेना ने खुलकर किया।
अखलाक की हत्या के पीछे गाय का मांस रहा। गोवध का सवाल बीजेपी और संघ परिवार ने बार बार उठाया। फिर गुलामरी और खुर्शीद कसूरी के कार्यक्रम राष्ट्रवाद का शिकार हो गए, क्योंकि शिवसेना ने सीमा पर पाकिस्तानी हरकत का जवाब दिया। कमोवेश पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने की यही सोच कभी बीजेपी में सत्ता में आने से पहले रही। मेरे सेना के जवानों का सर काट ले और दिल्ली में बैठी हुई सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन कराएं, ये नीचे लेवल की है कि नहीं? तो सामाजिक राजनीतिक तौर पर इन सभी घटनाओं की शुरुआत जहां से हुई, उसके पीछे उसी विचारधारा का उफान रहा जिसके पक्ष में बीजेपी के कई नेता रहे। और इन नेताओं को ना तो बीजेपी हाईकमान कभी शांत कर पाया, ना ही संघ परिवार ने इन्हें कभी ना बोलने देने की सलाह दी। मुश्किल तो यह भी है कि बीजेपी सांसदों तक ने धर्म को राजनीति से जोड़ने में कभी कोताही नहीं बरती, और सांसद होते हुए भी संविधान की मर्यादा से इतर निजी भावनाओं में ही उबाल पैदा किया। हमारी माँ का कोई अपमान करेगा, हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। जाहिर है ये वक्तव्य किसी की भी भावनाओं को छू सकता है। तो ऐसा कहने से अगर मान्यता मिलती है तो फिर राजनीतिक मान्यता का यही तरीका सबसे सरल भी हो जाएगा। और इसी रास्ते को अपने दायरे में अगर संगीत सोम उठाते हैं तो फिर अपने राजनीतिक दायरे में लालू प्रसाद भी बोलते हैं। तो खाता है, हिंदू में नहीं खाता क्या बीफ? जो बाहर जाता बीफ खा रहा कि नहीं? हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा। तो हर राजनीति मुश्किल यही है, इस दौर में कौन सांप्रदायिक है, कौन छद्म धर्मनिरपेक्षता का खोल ओढ़कर चल रहा है, कैसे लकीर खींचेगा? हर लकीर सियासत से जाकर सिमट जाती है। लेकिन इस देश के भीतर कश्मीर में कुछ ऐसे चेहरे निकल कर आ रहे हैं जो वाकई आतंकवाद को लेकर एक नई परिभाषा गढ़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। याद कीजिए, आतंक की इस नई पौध को देखकर 3 महीने पहले घाटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी माना था कि आतंक का नया चेहरा पढ़ा लिखा कश्मीरी है। जिसे आतंकी वर्दी और हथियारों से खेलना अच्छा लग रहा है। यानी भटकाव की नई सोच को कैसे संभालना है, यह भी चुनौती थी। लेकिन अब इन्हीं आतंकवादियों में से 2 की यह तस्वीर वायरल हुई। जी, जीन्स, टी-शर्ट, गॉगल्स, सड़क पर सेल्फी लेते हुए, यानी बिल्कुल आधुनिक तौर तरीकों के साथ श्रीनगर की सड़कों पर घूमते हुए, तस्वीर लेते हुए। और इन्हें देखकर झटके में सुरक्षा कर्मी भी कैसे याद करेगा कि जो तस्वीर उसने वर्दी और हथियारों के साथ इनकी लैस देखी, उन्हीं में से ये 2 आतंकवादी हैं। कि कई सारे युवा आतंकवाद के लिए काम करते हैं और रोजमर्रा आम लोगों के साथ मिलकर जिनको पहचाना या जिनका सुरक्षा व्यवस्था या सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। और यही सरकार के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बड़ी चुनौती है। तो इस नई उम्र के इन 2 आतंकवादियों की पहचान है कि दोनों हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं। रंगीन टी-शर्ट में 27 बरस का वारिस माला, जो रंगीन चश्मा लगाए है उसका नाम है जाकिर अहमद बट, जो महज 25 बरस का है। माला 2nd ईयर आर्ट्स का छात्र, तो बट ने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है। एक के पिता के पास सेब के बागान, तो दूसरे के पिता इंजीनियर, सरकारी अधिकारी। दोनों ही 5 बरस पहले जमाते इस्लामी के संपर्क में आए और फिर उसके बाद तमाम माध्यमों से आतंक के साथ या उसकी विचारधारा के साथ जुड़ते चले गए। और इन सब में सोशल मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, जो कि आतंकी विचारधारा से इन्हें जोड़ने लगा। और अब घाटी में सुरक्षा कर्मी भी मान रहे हैं कि सोशल मीडिया उनके लिए नए खतरे की घंटी है। He doesn't have to actually create an act of violence. If he loads a very catchy video on YouTube, you yourself will actually pick that up and run it in the evening. You don't, so they don't require. This is a very low cost option which is available to all of them, and they are using it adroitly. मुश्किल तो है, सियासत सत्ता अपनी जगह, लेकिन टेक्नोलॉजी से कैसे लड़िएगा? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ